जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है। हे या फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू बायोलॉजिका। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये हमारा थर्ड लेक्चर है हमारे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर का। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी थोरेसिक चैम्बर क्या होता है। देखो, थोरेसिक चैम्बर एक एयर टाइट चैम्बर होता है जहां से एयर पास नहीं कर सकती, ठीक है, ना एयर एंटर कर सकती ना एयर एग्जिट कर सकती, उसे बोलते हैं हम एक एयर टाइट चैम्बर। अब देखो, एयर टाइट चैम्बर की अगर बात करें तो ये है हमारा एक थोरेसिक चैम्बर, ठीक है। थोरेसिक चैम्बर में हमारा जो थोरेसिक चैम्बर है वो लिटरली किससे बना हुआ है, रिब्स से। पसलियां जो होती हैं वो रिब्स से, हमारा आपको इतना तो पता होगा कि 12 पेयर ऑफ रिब्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और अगर नहीं पता है तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में आई विल टेल यू अबाउट बोन्स एज वेल, ठीक है। तो जो हमारे लेटरल साइड पे थोरेसिक चैम्बर पे क्या प्रेजेंट है, रिब्स। और अगर हम एंटीरियरली बात करते हैं तो एंटीरियरली हमारा स्टर्नम बोन प्रेजेंट है। स्टर्नम भी एक फ्लैट बोन है। ये स्टर्नम है, देखो ग्रीन जो मैंने ड्रॉ किया है ना बीच में, ये स्टर्नम है, ठीक है। ऊपर से ट्रैकिया आ रहा है, देन ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा है, देन ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में एल्वेलाई, एंड देन डिफ्यूजन का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पोस्टीरियर साइड पे, तो पोस्टीरियर साइड पे क्या प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के बारे में आपको पता होगा कि टोटल 26 वर्टिब्रास होते हैं, ठीक है। तो वर्टिब्रल जो थोरेसिक वर्टिब्रास है वो मिलकर क्या बना रहे हैं, थोरेसिक चैम्बर, ठीक है, पोस्टीरियर साइड पे। और अगर हम लोअर साइड पे बात करते हैं, यानी कि इंफीरियरली बात करते हैं, तो डायफ्राम एक क्या है, देखो डायफ्राम क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि रियलिटी में किस शेप का है, ओरिजिनल शेप क्या है इसकी, डोम शेप, ठीक है। तो ये डोम शेप्ड एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि लोअर साइड पे हमारे थोरेसिक चैम्बर का फॉर्मेशन कर रहा है। यही डायफ्राम जो हमारा ट्रंक है उसको थोरेसिक एंड एब्डोमिनल चैम्बर में डिवाइड करता है, यानी कि थोरेक्स और एब्डोमिन में डिवाइड करने का काम कौन कर रहा है, डायफ्राम कर रहा है। क्लियर। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि थोरेसिक चैम्बर बन कैसे रहा है। तो एंटीरियरली स्टर्नम, ठीक है, लेटरली रिब्स, लोअर साइड पे या फिर इंफीरियरली बात करें डायफ्राम मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और अगर पोस्टीरियर साइड पे बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब देखो, दो रिब्स के बीच में ना स्पेस प्रेजेंट है। अब आप बोल रहे होगे मैम आपने बोला एयर टाइट चैम्बर है कि यहाँ से कहीं बाहर नहीं जा सकती है एयर, तो एयर टाइट तो हुआ नहीं, रिब्स के बीच में से तो जा सकती है ना एयर। तो ये रिब्स के बीच में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, दो रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है हम उस स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। और इस इंटरकोस्टल स्पेस में हमारे पास प्रेजेंट होती हैं कुछ मसल्स जिनका नाम होता है इंटरकोस्टल मसल्स। ये इजी है याद करना, इंटरकोस्टल स्पेस है तो वहां जो मसल्स प्रेजेंट है उन्हें क्या बोलेंगे, इंटरकोस्टल मसल्स। अब देखो, अगर हम इंटरकोस्टल मसल्स की बात करें तो देखो जैसे ये दो रिब्स हुए हमारे, ठीक है, ये दो रिब्स है। अब इनके जो आगे की साइड प्रेजेंट है, ठीक है, बाहर की साइड जो प्रेजेंट है उन मसल्स को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और जो अंदर की साइड प्रेजेंट है, देखो जो अंदर की साइड प्रेजेंट है उन्हें क्या बोलेंगे, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। जो बाहर की साइड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, जो अंदर की साइड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो इतना क्लियर है आपको कि लिटरली रिब्स प्रेजेंट है, लोअर साइड पे डायफ्राम है, पोस्टीरियर साइड पे वर्टिब्रल कॉलम है, एंटीरियर साइड पे स्टर्नम है, और इंटरकोस्टल स्पेस में इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट है, कौन कौन सी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाह रही हूँ, ठीक है। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। देखिए, सबसे पहला है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर नाम से ही क्लियर है कि प्रेशर इनसाइड द लंग्स, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक भी नाम से क्लियर है कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कितना होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 mm of Hg, ठीक है। अब हम उसके बाद बात करते हैं, हमारा थर्ड टर्म वो है नेगेटिव प्रेशर। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। ये हमारे लंग्स है, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट लंग है, ठीक है। अब ये लेफ्ट लंग है और ये हमारा नीचे क्या प्रेजेंट है, नीचे, इसके नीचे हमारा डायफ्राम प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये लेफ्ट लंग है। अब हमारे जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो कितना है, 760 mm of Hg। और अगर हमारे लंग्स का यानी कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हो जाता है 758 mm of Hg, ठीक है। तो इसको क्या बोल, ये पर्टिकुलर यही क्वांटिटी हो ये जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ एग्जांपल देके कि 760 mm of Hg हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, और लंग्स का अगर 750 mm of Hg हो जाता है यानी कि एटमॉस्फेयर से कम प्रेशर हो जाता है, तो हम उसे बोलेंगे कि लंग्स के अंदर यानी कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कैसा हो चुका है,
नेगेटिव प्रेशर बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना कि इंस्पिरेशन का जो रीजन होता है वो होता है नेगेटिव प्रेशर का क्रिएशन, ठीक है। अब मैं आपको और डिटेल में से समझाऊंगी जब हम इंस्पिरेशन पढ़ेंगे। उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कुछ लॉज के बारे में कि गैसेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, ठीक है। और सेकंड, आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा कि जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन का मतलब क्या होता है कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ आ चुका है। अब हम पढ़ते हैं इंस्पिरेशन के बारे में। ओके तो अब हम इंस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखो इंस्पिरेशन हम ऑलरेडी जानते हैं कि रेस्पिरेटरी गैसेस का एटमॉस्फेयर से लंग्स में मूव करना क्या कहलाता है, इंस्पिरेशन कहलाता है। अब देखो ये प्रोसेस हो कैसे रही है, ये हमारी नॉर्मल कंडीशन में डायफ्राम की पोजीशन में आपको बताती हूँ कि डायफ्राम कैसा है। हमारा एक डोम शेप स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। अब ये क्या इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये इससे ऐसा फ्लैट बन जाता है, यानी कि ये डोम शेप इस तरीके से है, ये फ्लैट हो जाता है। क्लियर। तो अब ये जब फ्लैट हो जाता है तो देखो ये अभी डोम शेप स्ट्रक्चर है तो हमारे पास कितना वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद जब ये फ्लैट हो जा रहा है तो ये वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। अब एक सिंपल सी बात बताओ यार, कोई चीज इस तरीके से प्रेजेंट है और अगर वो फ्लैट हो जा रही है तो हमारे पास ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, एंड वॉल्यूम तो ये हो जाएगा, हमारे पास सम अप हो जाएगा दोनों वॉल्यूम्स का। तो ये वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब हमारा इंस्पिरेशन होता है तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कैसा हो जाता है, इट फ्लैटन्स, एंड उसके अलावा क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है हमारे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। इस एक्सिस को हम बोल रहे हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि वॉल्यूम इंक्रीजेस इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। इस एक्सिस को बोल रहे हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। और ये मैंने एक लेटरल व्यू आपको दिखाया है लंग्स का, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो क्या करती है, हमारा डॉर्सोवेंट्रल यानी कि इस एक्सिस में मैंने यहाँ पे मेंशन किया, देखिए डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। यानी कि अपवर्ड एंड आउटवर्ड रिब्स को एलिवेट करने का काम करती हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब एक बात बताओ, जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब यहाँ का अगर पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, पहले देखो एक बात ध्यान रखना, हमेशा पहले थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, उसके बाद हमारी पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, क्योंकि थोरेसिक कैविटी के अंदर लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। लंग्स के अंदर थोरेसिक कैविटी नहीं है, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम पहले चेंज होगा, उसके बाद हमारे लंग्स का यानी कि पल्मोनरी वॉल्यूम चेंज होगा। अब हमारा पहले थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज हुआ, देन लंग्स का वॉल्यूम चेंज हुआ, क्योंकि डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, अगर इनका वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। मैंने आपको बताया था ना लॉस के बारे में कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ वॉल्यूम बढ़ा है तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ प्रेशर डिक्रीज होता है और बाहर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है। यानी कि यहाँ पे बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं तो हुआ क्या है, इस सिचुएशन में लंग्स के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ है, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ है। अब इस नेगेटिव प्रेशर की वजह से जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं वो क्या करेंगी, एटमॉस्फेयर से और लंग्स के अंदर आएंगी, क्योंकि बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है। और गैसेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर है इंस्पिरेशन का प्रोसेस। दोबारा एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इंस्पिरेशन में हो क्या रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में, यानी कि डॉर्सोवेंट्रल समझ में आता है ना, अब जो पीछे वाला सरफेस होता है उसको बोलते हैं वेंट्रल और आगे वाला जो सरफेस होता है उसको बोलते हैं डॉर्सल सरफेस, ठीक है। तो डॉर्सोवेंट्रल यानी कि इस तरीके से आगे पीछे, लेटरल व्यू समझा रही हूँ ना मैं आपको, जैसे मैं ऐसे खड़ी हूँ तो मुझे इस तरीके से देखना है, उसको बोल रहे हैं लेटरल व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इस डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम का इंक्रीमेंट हो रहा है और प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब ध्यान रखना हमेशा थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम पहले इंक्रीज होगा। तो अगर हम पाथवे की बात करते हैं तो अब मैं आपको पाथवे के बारे में समझा देती हूँ कि पाथवे हो कैसे रहा है। ओवरऑल प्रोसेस आपको समझ में आ चुका है। और अगर मसल्स की बात करते हैं, मसल्स क्या है, इसमें जो हमारा इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन की प्रोसेस में दो तरीके की मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, प्राइमरी मसल, एक्सेसरी मसल्स, ठीक है।
प्राइमरी मसल्स कौन सी है? डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और अगर हम बात करते हैं एक्सेसरी मसल्स की तो स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, स्केलेटल मसल एंड पेक्टोरलिस मेजर, ये मसल्स भी क्या करती हैं? इंस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, यानी कि थोरेसिक और पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं, सो दैट प्रेशर डिक्रीज हो और इंस्पिरेशन की प्रोसेस हो सके। ठीक है, तो अब हम एक बार पाथवे देख लेते हैं इंस्पिरेशन का। ओके, तो अब मैं बताती हूँ आपको इंस्पिरेशन के पाथवे के बारे में। पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूँ कि इंस्पिरेशन को हम नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और अब आई थिंक इसका कॉन्सेप्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा इसको नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग क्यों बोलते हैं। बाकी नहीं आ रहा है तो यहाँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसका पाथवे अगर हम देखें तो पहले डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये दोनों क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। हमेशा याद रखना, पहले थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज, पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज, देन प्रेशर डिक्रीज होता है विद इन द पल्मोनरी कैविटी, जिसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव प्रेशर। मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर हमारा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है तो उसे हम नेगेटिव प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, इसी की वजह से हम इसे बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? एयर एंटर करती है एटमॉस्फेयर से लंग्स में, तो ये होता है ओवरऑल हमारा इंस्पिरेशन का प्रोसेस। अब हम पढ़ते हैं एक्सपिरेशन के प्रोसेस के बाद। तो इंस्पिरेशन हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, अब हम बात करते हैं एक्सपिरेशन की। तो एक्सपिरेशन का बेसिक सा मतलब है एक्सहेलेशन ऑफ CO2। ठीक है, अब देखो एक्सहेलेशन ऑफ CO2 हो कैसे रहा है, थोड़ा वो समझ लेते हैं। हमने इंस्पिरेशन पढ़ा, तो इंस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा कि हमारा रिलैक्स स्टेट में जो डायफ्राम है, डोम शेप्ड जो डायफ्राम है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और फ्लैट हो जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और फ्लैट हो जाता है, तो वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? लेकिन ठीक है, लेकिन अगर हम एक्सपिरेशन की बात करते हैं तो यहाँ जो फ्लैटन कॉन्ट्रैक्टेड डायफ्राम है वो दोबारा अपनी रिलैक्स्ड पोजीशन में, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है और डोम शेप्ड बन जाता है। यानी कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में जहां इंस्पिरेशन में उसका वॉल्यूम बढ़ा था, यहाँ उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है, सेम विद द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इंस्पिरेशन में क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है और डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में क्या करती है? वॉल्यूम को इंक्रीज कर देती हैं। लेकिन यहाँ पे वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है और जो वॉल्यूम डोर्सोवेंट्रली इंक्रीज हुआ था इंस्पिरेशन में, वो डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? अगर हम बात करते हैं, ये नॉर्मल एक्सपिरेशन की कहानी हो गई। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, अब प्रेशर इंक्रीज होगा तो जब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा और बाहर प्रेशर कम होगा तो गैस की प्रॉपर्टी अगेन हाई टू लो प्रेशर, तो हमारी जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं वो लंग्स से एटमॉस्फेयर में मूव करेंगी। ठीक है, समझ में आया? ये हुई नॉर्मल एक्सपिरेशन की कहानी। ओके, तो अब हम बात करते हैं फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बारे में। तो अगर फोर्स्ड एक्सपिरेशन की बात करें तो फोर्स्ड एक्सपिरेशन में हमारे पास दो मेजर मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वाइल हमारी जो नॉर्मल एक्सपिरेशन में ये दोनों मसल्स क्या करती हैं? रिलैक्स करती हैं। ठीक है, तो इंटरनल इंटरकोस्टल और एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और ये हेल्प करते हैं किसमें? वॉल्यूम को डिक्रीज करने में और प्रेशर को और ज्यादा इंक्रीज करने में, सो दैट एक्सपिरेशन का प्रोसेस हो सके और रेस्पिरेटरी गैसेस मूव कर सके फ्रॉम लंग्स टू आउटसाइड। ओके, तो हो क्या रहा है इसमें? पहले एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम रिलैक्स हो रहे हैं। नॉर्मल एक्सपिरेशन की बात करते हैं, अगर फोर्स्ड होगा तो उसमें क्या इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी। उसके बाद पहले वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज होगा, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी डिक्रीज होगा, देन प्रेशर इंक्रीज होगा और एक्सपिरेशन होगा, यानी कि जो एयर है, रेस्पिरेटरी एयर है, वो लंग्स से मूव करेगी कहाँ? एटमॉस्फेयर में। ठीक है, इसमें ब्रीदिंग अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।